राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मुझे लग रहा है कि देश भर के अलग अलग राज्यों के छत्रप, गैर भाजपा छत्रप कांग्रेस से इस वक्त खफा हैं। और कांग्रेस ने तमिलनाडु में जिस ढंग का स्टेप लिया अचानक से, उसके बाद छत्रपों के कान खड़े हो गए। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन खुद हो, चाहे उद्धव हो, चाहे शरद पवार हो की पार्टी हो, सारे छत्रप कांग्रेस से मोहभंग की स्थिति में है इस वक्त। और अखिलेश यादव, मुझे लग रहा है उन सबको एक साथ लाने के लिए, एकजुट करने के लिए एक कोई नया तीसरा मोर्चा टाइप की चीज बन जाए, वो शायद उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राघवेंद्र जी का स्वागत है। डॉक्टर एसके दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे जी का स्वागत है। रवि प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि जी का बहुत स्वागत है। नवेद अयाज हैं, बीएसपी के नेता। नवेद जी का स्वागत है। सूर्य प्रकाश मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। रवि प्रताप सिंह जी, स्टालिन क्या कह रहे वो तो छोड़ ही दें। कनिमोझी ने क्या चिट्ठी लिखी कि भाई हमारा इनसे तलाक हो गया, बिल्कुल अलग बैठेंगे, इनकी चेहरा ना हम देखेंगे लोकसभा में, नहीं हमारा देखें टाइप का उन्हें लिखित पत्र में घोषणा कर दी। लेकिन जो बात मणिशंकर अय्यर ने आज कही, उन्होंने कहा निकृष्टतम किस्म की अवसरवादिता दिखाई है कांग्रेस ने। कोई सहयोगी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेगा, और अगर कांग्रेस के पुरखे आज होते तो वो भी रो रहे होते, अय्यर ने कहा तमिलनाडु को लेकर। क्या उसी से ये सब चौकन्ने हो गए हैं अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे एंड ऑल, कि ना भैया कांग्रेस पे भरोसा ना करो, ये तो कहीं भी पलट जाएगी। क्या विश्वास का संकट और ज्यादा गहरा हो गया रवि जी? अमिताभ जी, विश्वास का संकट जो कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर जी, मणिशंकर अय्यर जी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और समय समय पे किस तरह की बातों को और किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया करते हैं, ये आपने भी देखा और हमने भी देखा है। और कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ इसकी गणना भी हमारे पास। देखिए, जितने छोटे छत्रप थे सब हमसे निकले, चाहे वो सपा थी, चाहे वो बीजेडी थी, चाहे असम गण परिषद थी, चाहे वो टीएमसी थी, चाहे वो आपके शिवसेना थी, सब हमसे निकले थे। यानी सब एंटी कांग्रेसिज्म की पैदा हुई पार्टियां। हमने सबको वो अवसर दिया कि आप राजनीति करें और अपने अपने प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र को मजबूत करें। उनको तोड़ने का काम और उनको भस्मीभूत करने का काम भाजपा ने किया। घेर करके केजरीवाल को उनके निर्वाचन क्षेत्र में हराया, घेर करके ममता बनर्जी को 2 बार हराया, घेर करके स्टालिन को उनके क्षेत्र में हराया, घेर करके नवीन पटनायक जी को जाकर के उड़ीसा में हराया, और पार्टियां खत्म कर दी असम गण परिषद ने, पार्टियां खत्म कर दी शिवसेना को तोड़ करके। और शरद पवार जी जो अपने आप को बहुत बड़े राजनीति के पुरोधा कहलाते थे, उनको खबर नहीं कानो कान, और उनको देखिए जा करके उनकी जो उनके भतीजे थे उनकी पत्नी को फिर राज्यसभा भेज दिया। तो ये जमींदोज करने का काम जो है ये भाजपा करती है, हमने तो कभी किया नहीं। हम तो विश्वास करते हैं। रवि भाई एक मिनट, रवि प्रताप जी एक मिनट। जब हम चुनावी राजनीति में होते हैं तब ये अपेक्षा कैसे हो सकती है कि ममता, इनका नाम ममता बनर्जी है इसलिए ये जीत जाए, इनका नाम नवीन पटनायक है इसलिए इनको जीत जाने दी जाए? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। जब चुनाव लड़ोगे तो हरा दूसरा जो आपके विरोध में वो आपको हराने के लिए लड़ रहा है चुनाव, नहीं तो सत्यनारायण कथा नहीं करता कहीं बैठ के। ये कौन सा तर्क है? एक मिनट रुक जा। राजीव गांधी ने, आप कह रहे हो कि घेर के मार दिया भाजपा ने। अरे चुनाव लड़ रहे हो तो आप में ताकत होगी तो सरवाइव करोगे, नहीं मारे जाओगे।
अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे, वो घेर के नहीं हुए थे। माधवराव को किसने चुनाव लड़ाया था उनके खिलाफ? आप तो हेमंत नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन को उतार लाए थे, जिनको एबीसीडी नहीं पता थी राजनीति की। मेरे अंगने में तुम्हारा छोरा गंगा किनारे वाला गाया और इलाहाबाद में बहुगुणा को चौपट कर दिया। बहुगुणा छोटे नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया को कौन लड़ाने आया था? अडवाणी के खिलाफ राजेश खन्ना को कौन लेके आया था? आप बता रहे हो कि कांग्रेस तो गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलती। बाबा रवि जी, चुनाव लड़ेंगे तो हार जीत झेलने की ताकत रखनी चाहिए ना। चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे योगी आदित्यनाथ हो, कोई हो, और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम गौतम बुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव हारे, नहीं जीत पाए तो नहीं हार गए चुनाव। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आप बुरा मान जाओ कि राहुल जी को चुनाव हरा दिया? अरे भाई, चुनाव लड़े क्यों? हारने से डरे मत अमिताभ जी, आपका प्रश्न अगर 2 लाइन का है तो मेरा जवाब तो कम से कम 1 लाइन का होने दीजिए, या केवल अपनी ही कहते रहेंगे तो हम क्या कहेंगे? आपने जो प्रश्न उठाया और कहा कि लोग भयभीत हैं कांग्रेस से, लोग भयभीत नहीं है कांग्रेस से। हमने सबको पुष्पित और पल्लवित होने का अवसर दिया और ईडी सीबीआई नहीं भेजी, वो अपने अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। भाजपा जिसके साथ गई है उसको जमींदोज कर दी, पार्टी भी खत्म कर दी और नेता भी खत्म कर दिया। मेरे कहने का मूल मौजू ये था। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से डरिए। ये बताइए कि जो डीएमके जा करके एआईडीएमके मिल करके और उस भाजपा मनवादी ताकत के साथ अगर सरकार बना रही थी तो टीवीके को हमने समर्थन किया, क्या पूरा किया? ये जो भाजपा की राजनीति है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दीजिए, हम उसका विरोध करते हैं। लोकतंत्र की हत्या करके तंत्र के सहारे चुनाव जीतिए, इसका विरोध करते हैं और सामना करेंगे डट करके जितनी बारी होगी। और एक बार भी ये जितने लोग थे, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, स्टालिन हो, या उद्धव ठाकरे जी हो, या उसमें केजरीवाल हो, ये सब प्रधानमंत्री के चेहरा बन रहे थे। एक अखिलेश यादव जी ने अपने मन वचन से कभी नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बनूं। और हमारा जो अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन है वो इंटैक्ट है और वो भी ठीक है, दूरगामी परिणाम। ठीक है, तो प्रताप से रवि जी अभी रुकना होगा, वो भी देख लेंगे। वो भी देख लेंगे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। दुबे जी मुस्कुरा रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अखिलेश यादव ने केवल इतना ही नहीं कहा कि मैं भाजपा के निशाने पर हूं। यहां रुक जाते तो खबर ही नहीं थी, फिर काहे की खबर? अखिलेश यादव ये तो बोलेंगे जब उनसे कोई पूछेगा मैं भाजपा के निशाने पर हूं। ये तो उनके मैं भरा भाजपा से अंदर खाने कुछ पैक्ट है नहीं, क्या स्वाभाविक है। उन्होंने कहा मैं केवल भाजपा के निशाने पर नहीं हूं, मैं कईयों के निशाने पर हूं। बाकी कौन है जिनको, जो अखिलेश यादव को निशाने पर लिए हैं? भाई असम गण परिषद के निशाने पर तो अखिलेश यादव है नहीं, भाजपा है और कांग्रेस है, 2 ही हैं। और इस दुबे जी, इस पंक्ति का क्या मतलब है? हम वो नहीं जो मुसीबत में साथ छोड़ जाएं। जब अखिलेश जी अपलोड कर रहे थे उससे ठीक 24 घंटे पहले कांग्रेस ने स्टालिन का हाथ छोड़ दिया था और स्टालिन गाते रहे न जाओ सैया छुड़ा के भैया, नहीं माने, छुड़ा दी। क्या अखिलेश यादव वही इंडिकेट कर रहे थे कि हम वो नहीं जो मुसीबत में छोड़ दें? दुबे जी, क्योंकि मामला गंभीर हो गया भैया। मतलब हमें लगा कलकत्ता ही रुक जाएंगे, लेकिन वो तो सीधे वहां चेन्नई भी निकल गए फिर। नहीं, देखिए अग्निहोत्री जी, राजनीति है, राजनीति में पार्टियां अपना अपना भला देखती हैं कि कौन किसका कहाँ भला हो रहा है, उस हिसाब से चलता है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डीएमके के साथ उनका गठबंधन था, क्या हालात रहे कि उनको उस गठबंधन छोड़ना पड़ा और टीवीके के साथ। हाँ, अगर वो एआईडीएमके के साथ जाते तो एक प्रश्न जरूर लगता कि भाई अब तो मामला गड़बड़ है, लेकिन चूंकि टीवीके के साथ गए हैं इसलिए ठीक है, उनकी राजनीति है, वो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो उन्होंने लिखा है वो 100% है कि हम गद्दारों में तो नहीं, हम वफादारों में हैं। हम मुसीबत में किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा साथ
जो भी देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे, उसकी मर्जी। लेकिन हमारी हाँ, तरफ जो से दे कभी उसका भी ऐसी- भला, जो ना दे उसका भी भला, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, ठीक है। हाँ, लेकिन हमारी तरफ से कभी भी ऐसी पहल नहीं होगी जी। कि हम साथ छोड़ के चले जाएं। और आपने पास्ट में देखा भी होगा कि हमारे साथ कितने आए और कितने चले गए, लेकिन हम जस के तस हैं और आज भी उनका वेलकम है। ऐसा भी नहीं, अगर वो दूसरी पार्टियां छोड़ के आना चाहते हैं, गठबंधन तोड़ के आना चाहते हैं, हम उन्हें आज भी समाहित कर लेंगे, क्योंकि सुबह का भूला शाम को दुबे जी, वापस आ एक गाना जाए तो था, दुबे जी, भूला नहीं एक ठीक कहलाता। है, एक गाना था, मुझे लग रहा आप वही बात कहना चाह रहे हो कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। इस टाइप का मामला बना दिया आपने। नहीं, ठीक है, अगर दिल टूट जाता है तो कोई तो दिल से संभालने वाला होना चाहिए। तो हम तो वो हैं कि जिसको सबको समाहित कर लेते, यही तो समाजवाद है। समाजवाद में है क्या? यही है कि आओ, जो भी है, जो भी दुखी, दीन दुखी, परेशान वाला है, सब आ जाओ, हम सबको सम्मानित करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। और 2027 में यही जो पहल है हमारी, वो कामयाबी दिखाएगी हमें, ये मेरा पूरा विश्वास। नवेद अयाज जी, एक जो शॉल ममता जी को अखिलेश जी ने उड़ाई, ऐसी कोई संभावना है कि बहन जी को भी उड़ा दें? कोई बन रही संभावना, कोई खिड़की, कोई रोशनदान कुछ खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है बाबू? क्योंकि अब पता नहीं उन्होंने कितनी शॉल खरीदी हो। अभी तो दो का ही निस्तारण हुआ, एक स्टालिन को और एक ममता जी को। नहीं तो हम वहां भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही लो भैया, वो कह रहे हम वहां भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ भैया नवेद आज, खोलो रे बंद द्वार, सपा घर आई है। अमिताभ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी का अब इस चुनाव के गर्म मौसम में कंबल ओढ़ने का टाइम आ गया। मतलब? और कंबल ओढ़ने का समय इसलिए आ गया है कि उन्होंने ये मान लिया है कि वो 2027 के चुनाव में कहीं मुकाबले में नहीं। इसकी सीधी सी वजह है, देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जिससे आप मुकाबला करने जा रहे हैं, आपका वजूद उनकी बराबर है या नहीं, ये पहली शर्त होती है। माननीय अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी आदित्यनाथ जी के वजूद के सामने बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है वो बहन जी के मुकाबले राजनीतिक कद में छोटे नजर आते हैं, मेरा ऐसा मानना है। उत्तर प्रदेश में अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकना है तो सभी दलों को बहन जी के साथ समर्थन में आना पड़ेगा और बहन जी को मुख्यमंत्री पद का फेस बनाना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी से पार पाया जा सकता है। ये बंगाल के नतीजों ने बता दिया। बंगाल के नतीजे साफ इंडिकेशन है कि समाजवादी ऐसी पार्टियों का अब कोई वजूद नहीं है। जो पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में पूरी ताकत से चुनाव लड़ी और अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी और मुस्लिम ने 95% प्लस वोट उन्हें दिया, उसके बावजूद भी वो दूसरा वोट इकट्ठा नहीं कर सके। लड़ाई है कि दूसरा वोट आखिर आएगा कहां से। दूसरा वोट अगर सर्जन में कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो वो बहन जी के चेहरे पर राजी हो सकता है। अमिताभ जी, ये आप भी जानते हैं, दलितों को अगर पीडीए की बात है, राजी करने का मसला है, तो वो भी बहन जी के चेहरे पर राजी हो सकता है। जब सर्जन का वोट और दलितों का वोट मिलाने के साथ मुसलमान और अल्पसंख्यक उनके साथ आ जाता है, तो जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए 40% प्लस का वोट चाहिए, वो बहुजन समाज पार्टी के नाम पर ही पूरा किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी इस बात को बहुत अच्छे से 2022 में ही समझ गए थे। वो समाजवाद का नारा छोड़कर पीडीए का नारा जो चला रहे हैं, इसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी अखिलेश जी। तो वो जो पीडीए का नारा है वो कहीं भी उनके वोट प्रतिशत को पूरा नहीं करता है। ठीक है, हम ठीक है, अब अभी रुकना होगा नवेद, अभी रुकना ठीक है, अभी रुकना होगा। सूर्य प्रकाश मैथिल भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। भाई पीडीए की बात ठीक है, लेकिन ममता जी तो ब्राह्मण है, वो उनको भी शॉल पहना रहे हैं, ये भी देखो। मैथिल साहब, मामला ये था, चर्चा ये थी, आप देर से जुड़े, कि गैर भाजपा क्षेत्रीय दल जो हैं उनमें कांग्रेस के प्रति अचानक से बहुत तेजी से अविश्वास डेवलप हुआ है डीएमके की घटना से। जिस ढंग से उन्होंने फेरे लेने के बाद जैसे कोई तुरंत ही तलाक दे दे क्या, और बारात में जो दूसरी लड़की आई, कहा हम इसके साथ शादी करेंगे, वैसी स्थिति पैदा कर दी। मतलब कहाँ तो 7 जन्म का वादा था। मुझे याद है राहुल जी ने तमिलनाडु में गए थे। दुबे जी आप सुन लो, आप क्योंकि आपके साइकिल के उस पर बैठे हैं, वो राहुल गांधी ने कहा कि देश में एक
इकलौता ऐसा राजनेता है जिसको मैं भाई कहता हूं, स्टालिन। क्या स्टालिन ने भी कहा राहुल भैया, उन्होंने कहा स्टालिन भैया, क्या? और दोनों भैया एक दूसरे को मेला में छोड़ के चले गए। दुबे जी समझ गए ना? अब भैया ढूंढ रहा कि बड़ा भैया गया कहाँ। भैया विजय के साथ कार्यक्रम जारी है। सूर्य प्रकाश मित्तल, अखिलेश यादव क्या ने जो यात्रा की, बंगाल में ममता जी के पास गए और स्टालिन के पास गए, क्या वो ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं कि गैर भाजपा गैर कांग्रेस एक तीसरा मोर्चा भी डेवलप हो भारत में, जैसा वीपी सिंह के समय में रहा? क्या उसकी कोशिश हो रही है? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज किया है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। मित्तल जी। धन्यवाद अमिताभ जी, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अमिताभ जी, जो आपने प्रश्न उठाया ना, वो बहुत ही वाजिब प्रश्न उठाया है। और ये असलियत है कि एक बार फिर से कांग्रेस बेनकाब हो गई है। जिस प्रकार से, एक तो टेक्निकल टीम को बोलिएगा, इको बहुत हो रहा है जी। भैया तरह दिखवाना जी, आप अपनी बात जारी रखो जी। जी, जिस प्रकार से डीएमके का साथ छोड़कर कांग्रेस के 5 विधायकों को समर्थन करने के लिए कहा गया टीवीके को, ये एक बार फिर दिखा रहा है कि किस प्रकार से ये पीठ में छुरा भोंकते हैं। जो आरोप ये भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, वो काम ये खुद करते हैं। और मजे की बात, ये जो आपने अखिलेश यादव जी के लिए कहा कि वो एक अलग से मोर्चा बनाने की सोच रहे हैं, वो आज से नहीं है सर, वो बहुत पुराना समय से चल रहा है। जब से राहुल गांधी जी लीडरशिप कर रहे हैं कांग्रेस की, उसके बाद से लगातार एक नेतृत्व परिवर्तन ये कह लीजिए, या फिर गठबंधन के अंदर जो सर्वमान्य नेता है वो कांग्रेस का ना हो कि कहीं और किसी और दल का हो, ये हमेशा से हर एक व्यक्ति दिमाग में कोशिश कर रहा है। और आज जो ये अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया कार्य है, जो शॉल उड़ाते घूम रहे हैं, वो एक कारण ये भी है कि यूपी के मुसलमानों को इस बात का मैसेज वो देना चाहते हैं कि देखो, मैं डरा नहीं हूं भारतीय जनता पार्टी से, ना ही मैं डरूंगा, ना मैं दल बदलू हूं, ना मैं मोर्चा बदलू हूं। लेकिन यह भी सच बात है कि वो अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि जो वो इफ्तारी करते हैं, जो वो मौलानाओं के गले लगते हैं, और जो वो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चलते हैं, बंगाल के रिजल्ट के बाद आप देखिए, हनुमान जी के लिए उन्होंने चालीसा गाना शुरू कर दिया, ट्वीट किया उन्होंने। आज तक उनके कभी ट्वीट आपने देखे इस प्रकार के? तो ये जो एक एहसास इनको हुआ है कि देश का बहुसंख्यक जो है वो लामबंद हो रहा है, देश का बहुसंख्यक जो है वो अब ये समझ रहा है कि हमारे वोट की वैल्यू क्या है। केवल मुसलमान इकट्ठे होकर वोट करेंगे तो उससे सरकार नहीं बनेगी, जैसा कि अभी नेता बीएसपी बता रहे थे कि हमने तो खूब सारे वोट दिए भर के, ये दूसरे समाज का वोट नहीं ले पाए। तो बॉस, अब मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। अब किसी भी पार्टी को यह समझना होगा कि हिंदू जो वो जाग चुका है, हिंदू एक तरफ होकर वोट करने लग गया है जाति से ऊपर उठ के। और ये खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो पहले आप मुसलमानों को एकजुट और एक मुश्त वोट डालते थे, अब हिंदू डाल रहा है। 93% वोटिंग आपने देखी किस प्रकार से हुई बंगाल में। वहां पर कोई ओबीसी नहीं था, वहां पर कोई बैकवर्ड नहीं था, वहां पर कोई दलित नहीं था, सब हिंदू थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। वहां पर किस प्रकार से मंदिरों के ताले डाले हुए थे, ये सब जानते हैं। मुर्शिदाबाद हो गया, उत्तरी 24 परगना हो गया, मानता रहा है, मानता रहेगा। उसके अलावा दिनाजपुर हो गया, नादिया हो गया, वहां पे मंदिरों के ताले खुले हैं। मुसलमान काली पूजा नहीं होने दी जाती थी। के खिलाफ था ये और चीज रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी होती अगर अखिलेश यादव दोबारा रिपीट हो जाते, और ये चीज उत्तर प्रदेश समझ रहा है जी। और ये भी कारण है कि अब उत्तर प्रदेश में हनुमान चालीसा का पठन जो है समाजवादी पार्टी करने लग गई है। ठीक ठीक, अब अभी रुकना होगा। मैं
राघवेंद्र सिंह यानी बीजेपी के पास, उससे पहले दो बात जरूर कहूँगा। जिस और बात की ओर सूर्य प्रकाश मैथिल इशारा कर रहे थे, वो बात तथ्यात्मक रूप से दुरुस्त है, इसलिए सबको माननी चाहिए, क्योंकि तथ्य तो नहीं बदले जा सकते। हम अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं, तथ्यों की नहीं होती प्लास्टिक सर्जरी। तथ्य तो तथ्य है। लालू यादव की पार्टी बिहार में मुसलमानों की सबसे बड़ी पहरुआ, मुसलमानों ने भर भर वोट दिया। रवि जी, दुबे जी, आप भी सुन लो ध्यान से, भर भर वोट दिया, सीटें आई कितनी? कुल 25। कितनी? मुसलमान कोई नहीं घर में बैठा जिसने लालू को वोट ना दिया हो, लेकिन सीटें कितनी आई? बोलो दुबे जी, 25। ठीक। ममता बनर्जी को 77% मुसलमानों ने वोट दिया है इस चुनाव में। सीटें कितनी आई? 80। अखिलेश जी को 85 से 90 के बीच में वोट दिया मुसलमानों ने 2022 में। सीटें कितनी आई? 111। ये सच्चाई है ना। अब इससे अधिक तो पोलराइजेशन मुस्लिमों का हो भी नहीं सकता भाई। 100% तो ना कभी वोट मिलता है किसी को, ना मिल सकता है। यादवों से ज्यादा वोट मुसलमानों का मिला समाजवादी पार्टी को 2022 में। यादव 100 में 10-20 इधर उधर भी चले गए, और मैं नाम नहीं उल्लेख करना चाहता। हमको तो मतलब समाजवादी पार्टी के जो चेहरे हैं उन्हीं में से एक ने कहा था कि भैया 20% यादव तो चलेगी हमारा भाजपा में। दुबे जी, क्या? लेकिन मुसलमान नहीं गया। मुसलमान 90% आपके साथ रहा, फिर भी आप मैक्सिमम 111 पर गए। ये बात मैथिल ठीक कह रहे हैं। आजादी के बाद ये एक बड़ा घटनाक्रम है, इसको उसी संजीदगी से लेना चाहिए कांग्रेस को भी और बाकी पार्टियों को भी, कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण की ओवरडोज जो है वो नेता और पार्टी की किडनी और लीवर सब डैमेज कर देगी। क्या? अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की ओवरडोज ले ली, जैसी पहले लेते रहे लालू जी के टाइम में, मुलायम सिंह जी के टाइम में, तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये 3-4 चुनावों ने बता दिया। हाँ, एक बात जरूर है कि अखिलेश जी ने जिन 2 नेताओं को चुना जिनको वो शॉल उड़ाने गए, राघवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, वो उनमें स्टालिन सनातन के खिलाफ सबसे गंदा बोलने वाले नेता हैं, और ममता बनर्जी मंच से, माइक से अल्लाह की कसम खिलाने वाली नेता हैं मुसलमानों को सीएम रहते हुए कि काफिरों को वोट नहीं देना, नहीं तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। उन्होंने 2 लोगों को चुना जो घोषित तौर पर हिंदू विरोधी आचरण करते हैं, ऐसा उनके विरोधी कहते हैं। राघवेंद्र सिंह जी, इसके पीछे आपको क्या पॉलिटिक्स दिखती है और उत्तर प्रदेश से इसका क्या कनेक्शन बैठता है? देखिए अमिताभ जी, आज की तारीख में चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, बहुत जागरूक हो गई है। उसे पता है बगल के राज्य में क्या हो रहा है, देश के हर राज्य की स्थितियां उन्हें पता है। अब राजनेता जनता को बरगला नहीं सकते हैं। ठीक है, ये जो राजनेता हैं वो क्या बार बार चूक कर रहे हैं? वो आज से 25 साल पहले वाला जीवन जी रहे हैं, आज से 25-30 साल पहले वाली राजनीति कर रहे हैं। ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना चाहते हैं, एमवाई करके राजनीति करना चाहते हैं, पीडीए करके राजनीति करना चाहते हैं, भूरा बाल साफ करो करके राजनीति करना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं। अमिताभ जी, बार बार ये साबित हो रहा है देश की जनता इनको नकार रही है, प्रदेशों की जनता इनको नकार रही है, लेकिन ये लोग सुधरने वाले ही नहीं है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश की देख ले, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार 4 बार सरकारें बना चुकी है, लेकिन चुनाव में क्या लेकर के आते हैं? एमवाई लेकर के आ जाते हैं, कभी पीडीए लेकर के आ जाते हैं, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण लेकर के आ जाते हैं। अरे मान्यवर, आपकी सरकारें रह चुकी उत्तर प्रदेश में, परफॉर्मेंस में आपकी क्या रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें चर्चा करिए। विकास में आपने कितना विकास किया उसमें चर्चा करिए। आपने अराजकता पे अपनी सरकार में कितना लगाम लगाया था उसमें चर्चा करिए। उसमें चर्चा नहीं करेंगे। ये लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं जो आज से 30 साल पहले जनता स्वीकार करती थी, जनता उसमें भ्रमित भी हो जाती थी। कारण ये था सोशल मीडिया था नहीं।
आज की तारीख में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, तुरंत जान जाता है गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो क्या पश्चिम बंगाल की जनता इससे अछूती है? वो नहीं चाहती है हमारे राज्य में विकास हो, हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश जैसा सुशासन कायम हो। देखिए, अब ये मैं बात करना चाहता हूं इनकी इंडी गठबंधन की। मैं तो इनको लंबे समय से देख रहा हूं, जब इनका नाम यूपीए हुआ करता था तब भी इनका जो परिणाम क्या हुआ करता था चुनाव में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, ये लोग ईमानदारी से एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। मुझे याद है 2014 का चुनाव, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी रैली की गई थी, देश के ये सभी लोग इकट्ठे हुए थे, ममता बनर्जी ने एक दूसरे के हाथ पकड़ करके कसमें खाई थी, अब हमारा ये गठबंधन हो गया है, कभी नहीं बिखरेगा, ऐसा है वैसा है। परिणाम क्या हुआ? उसके बाद 2018 में वही निर्णय, वही इस प्रकार का इनका जो काम हुआ, उसके बाद 2024 में यही हुआ, नाम बदल लिया गया, इंडी गठबंधन कर लिया गया। अब ये बता रहे हैं अखिलेश यादव ने कहा कि मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता हूं, हम वो लोग हैं जो किसी का साथ मुसीबत में नहीं छोड़ते हूं। मुझे याद है मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए क्या कहा था, ये पार्टी मरा हुआ सांप है, ये क्या पार्टी चालू पार्टी है। अच्छा, राहुल गांधी ने ममता के लिए क्या कहा था? ममता के लिए कहा था कि ममता के कुशासन की वजह से वहां भाजपा आ रही है। ये तो इनकी गठबंधन की तरीका है, इनका किस प्रकार का गठबंधन है। देखिए अमिताभ जी, ये लोग ना कोई योजना बना के काम करते हैं, बस ये चाहते हैं हमारे चुनाव में ये लोग आ जाएं, जितना इनका इंडी गठबंधन है हमारा साथ दें और उसके बाद ये लोग चले जाएं। वास्तविकता ये है, ये लोग एक दूसरे का साथ कतई नहीं करते। बताइए 2014 के बाद 2014 की बात कर रहा हूं, मुझे शुरू से मैं इनको 1990 से इनकी स्थिति देख रहा हूं। 2014 के बाद से हर राज्य में 4-4-5 बार चुनाव हो चुका है, केंद्र में 3 बार चुनाव हो चुका है। कहां ये लोग ईमानदारी से इनका गठबंधन काम करता रहे? कहीं कुछ नहीं गठबंधन काम करता ठीक है राघवेंद्र जी, ठीक। रवि प्रताप सिंह, एक बड़ा सवाल है कि क्या भारत, मतलब इसमें कोई नकारने की बात नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती वो बिल्कुल ध्रुव तारे की तरह सत्य होती हैं कि भारत ने लंबे समय तक मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स को झेला है, देखा है और उससे यूज्ड हो रहा है। और नेताओं के पास एक फॉर्मूला, हम तो इतने नेताओं के साथ बैठे हैं घंटों, ये रहा कि भाई जब देखो 20% मुसलमान आ जाएगा, 10 इधर से जोड़ लूंगा और खट सीट निकल जाएगी। क्या यह पार्टी सरकार में आ जाएगी? बड़ा नेता है तो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, राहुल गांधी हो, अर्जुन सिंह हो, बहुगुणा हो, ये सब लोग वही राजनीति करते रहे जीवन भर। ठीक, मुसलमान को जोड़ घटाना, मुसलमान। क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि भारत उस मुहाने पर आके खड़ा हो गया है कि जहां मुस्लिम पोलराइजेशन के जरिए, MY के जरिए कुछ नहीं हो सकता कि भाई मुसलमान और यादव जोड़ लेंगे सरकार बन जाएगी? बनी है यूपी बिहार में, लेकिन अब नहीं बन सकती। बन सकती होती तो बन गई होती। वैसे लार्जर पर्सपेक्टिव में कांग्रेस, ममता जी उदाहरण है, स्टालिन उदाहरण है। क्या मुस्लिम पोलराइजेशन सरकार बनाने में मदद कर देगा? ये जो एक व्यवहारिक सच था भारत की राजनीति का, क्या वो खत्म होने जा रहा है या खत्म हो गया? रवि जी, भैया अनम्यूट करिए उसको। सॉरी अमिताभ जी, बिल्कुल मुस्लिम पोलराइजेशन से किसी प्रदेश में या देश में सरकार अब कोई नहीं बना सकता, क्योंकि जब मुस्लिम की आबादी 20% के आसपास है, अगर वो 100% भी अपना जाके वोट करेंगे और बाकी के जो 80% हैं वो अगर 50% भी करेंगे तो उनसे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये कहना कि केवल एक जाति पे या एक धर्म पे आप केंद्रित करके और सरकार बना लेंगे, ये अब दूर की कौड़ी है। ये भी दुर्भाग्य रहा है कि हमारे देश में जिसकी 17 से 20% आबादी है, कोई बड़ा नेता राष्ट्रीय स्तर पे आज तक पनपने नहीं दिया गया या नहीं हुआ जो ये कह सके कि मैं 20% की रहनुमाई कर रहा हूं। आप अलग अलग जातियों में कभी आ जाती हैं, बहन जी आ जाती हैं कि हम दलितों का उत्थान करेंगे, कभी कोई और आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है, लेकिन ये भी देश का दुर्भाग्य रहा है। अब मैं जरा सूर्य प्रकाश मैथिल जी से कुछ बताना चाहूंगा, जो कह रहे थे कि भाई कामों की बात करिए और विकास की बात करिए। शायद ये भूल गए थे मैथिल जी ये बताना कि इस देश में एक ऐसा व्यक्ति है जो आज भी केवल लोगों को गुमराह करके और
मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहा है और झूठ का नैरेटिव ही फैला रहा है। अभी अभी 15 और 16 अप्रैल को भी झूठ का नैरेटिव फैलाया कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला आरक्षण बिल गिर गया, जबकि महिला आरक्षण बिल उसी आदमी ने 16 तारीख को लागू कर दिया था। कहता है कि 34 साल में मैं आया था, बालक था तो कलकत्ता में मेट्रो देखने, 23 साल में गया था बटनगर में चाय बेचने, 18 साल में चला गया था वहां पे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 100 दिन में भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 35 रुपया पेट्रोल डीजल दे देंगे और 1000 रुपया आजाद भारत में वो गैस की दाम बढ़ा देता है। विश्वगुरु बनता है, सारे पड़ोसी हमसे नाराज होता है। ट्रंप जैसा बहुरूपिया 100 बार कह देता है कि पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर दूंगा, तब भी नहीं बोलते हैं। 56 इंच का छाती लेके घूमते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने खत्म कराया। मेरे कहने का मतलब कि आप जितनी बार भी ये सगुफा बनाते हैं, नरेटिव बनाते हैं, और मेरे राघवेंद्र भाई कह रहे थे कि हम काम की बात करते हैं, क्या वेस्ट बंगाल के चुनाव में गारंटी की बात हुई, वारंटी की बात हुई, 2 करोड़ नौकरी की बात हुई, स्मार्ट सिटी की बात हुई, मेक इन इंडिया की बात हुई? हुआ? आप चुनाव लड़े घुसपैठ पे, जो कि जिम्मेदार आप हैं, और आसाम में 19 लाख लोगों को बैठा के खाना खिला रहे हैं। अगर काम की बात करनी थी तो कहते कि मैंने आपको 12 साल में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं दिया, आपके पास 30 रुपया लीटर पेट्रोल कर दिया, आपके बच्चों को पकौड़े तलने के लिए और आपके बच्चों को रील बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं 56 इंच का हूं और मैं उस रथ पे सवार हूं जो मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत से लेकर के ठीक है रवि भाई, का ध्वज लगा के चल रहा हूं, तब आप कहते। लेकिन आप तो जा करके केवल हिंदू खतरे में आ गया। अरे भाई, हिंदू जब मुगल के समय खतरे में नहीं आया, हमारे इतिहास को जब वो नहीं हटा पाए तो आज हिंदू कैसे खतरे? ठीक है रवि प्रताप जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैथिल जी रुकिए जरा, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। हिंदू कभी खतरे में नहीं आएगा। भारत में कोई माई का लाल है नहीं जो हिंदू को खतरे में ले आए। हिंदी में समझ लो। हिंदू, रुक जाओ आप बीच में बोलो। ठीक, लड़ाई मालूम किनसे है रवि बाबू? उन लोगों से लड़ाई है जो ये अघोषित फैसला कर देते हैं, जब सरकार में होते हैं, नीचे इंस्पेक्टर को मैसेज होता है कि अगर मुसलमान और हिंदू में लड़ाई होगी आप कंप्रोमाइज तक करा सकते हो, लेकिन मुसलमान के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होगा। यहां से समस्या है। मैं उदाहरण बता दूंगा आपको। अब बीच में अंताक्षरी ना करो यार, रुक जाओ। मैं उदाहरण दे दूं। मुजफ्फरनगर का दंगा किस लिए हुआ था? सिर्फ इसी बिना पर हुआ था, इसी बिना पर हुआ था कि थानेदार ने कहा, चौधरी साहब आपकी पीड़ा हम जानते हैं, आपकी बिटिया के साथ गलत हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने किया है उनके मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, ऊपर से आदेश है। लड़ाई इसकी हो रही है चाचा। ऐसा कौन हो गया माई का लाल जो हिंदुत्व को घोल के पी जाएगा? इतना बड़ा कोई आदमी हुआ है? ये सरकारें, इतनी बौनी बौनी सरकारें, ये हिंदुत्व को खा जाएंगी। अरे अकबर आए और जिले इलाही मां बदौलत, बाबर, हुमायूं, फलान ढिकान, बहरम खां, चैरम खां, खिलजी, मिलजी, टिलजी सब आके ध्वस्तीभूत हो गए। सनातन को खा जाएंगे। इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे रवि बाबू भारत के लोग। भारत के लोगों ने इसकी अब रुक जाओ यार। भारत के लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे बंगाल में कि दुर्गा पूजा और मुहर्रम में, मुहर्रम चलेगी, दुर्गा पूजा बंद करा दो। इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, समझ गए ना आप? मस्जिद में डबल रोशनी करा दो, दुर्गा जी का मंदिर बंद कराओ, आसनसोल बंद कराओ, नहीं चलेगा मंदिर। इसकी लड़ाई लड़ रहे, हिंदुत्व की नहीं। जब मुगल रहे तब भी हिंदू जिंदा रहे, ये तो भूल ही जाओ। लड़ाई इसकी लड़ रहे, उसी का सबक सिखा रहे हिंदू। ममता जी ने जैसे शासन चलाया, और कोई मुख्यमंत्री मंच पर खड़ी होकर ये कह सकती है कि तुम्हें अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर काफिरों को वोट दिया। ये फुरफुरा शरीफ का इमाम कहे समझ में आती है। और सारे सेकुलर दलों के मुंह में दही जम गया, मुंह में दही जम गया, कंठ सूख गया। किसी ने नहीं कहा कि ममता जी यह अस्वीकार्य है, कैसी भाषा इस्तेमाल कर रही है। और कलमा पढ़ रही मंच पर मुख्यमंत्री। कलमा का मतलब जानते हैं? लड़ाई उसकी है मित्र। ये तो भूल ही जाओ
कि कोई घोर के पी जाएगा, ना ना ना, कभी नहीं। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हस्ती नहीं मिटती भैया रवि जी, वो विषय नहीं है। जाने कितने लोग आए और चले गए काल के प्रवाह में, कुछ नहीं। सुने नवेद अयाज, वही प्रश्न आपसे, मतलब यार दो लोगों को चुना है अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी और स्टालिन। ये दोनों इस देश की बहुसंख्यक आबादी को एनॉयड करते हैं। स्टालिन हिंदू धर्म को बताते हैं कैंसर, डेंगू, मलेरिया, और ममता जी कहती हैं कि अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर हिंदुओं काफिरों की मदद की। ये जानबूझ के कोई मूव है समाजवादी पार्टी का, या यूं ही अचानक से हो गया? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो जाति और धर्म की राजनीति का चरित्र रखती है। समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने ही भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत किया है। भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देने के लिए ममता जी और अखिलेश यादव जी ने जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति का बीज सपा बोया, वाले तो ये कहते हैं कि बहन जी बस भाजपा की बी टीम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं, ए टीम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक फिक्सिंग प्लेयर है बीजेपी के साथ। जितना प्रदेश के अंदर आप हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, या हिंदू मुस्लिम के दंगों की बात आपने जिक्र किया मुजफ्फरनगर का, अगर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगा नहीं हुआ होता तो मैं गारंटी से कहता हूं कि हिंदी बेल्ट के अंदर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी जैसी जगहों पर मोदी जी को आधी भी सीटें नहीं मिलती। समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम के नारों को, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को गहरा करने का काम करती है, और बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारों के साथ सरकार चलाती है। बहन जी का अनुशासन और बहन जी की कानून व्यवस्था को पूरा उत्तर प्रदेश आज भी याद करता है। ऐसा नहीं है कि सारा हिंदू जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। अच्छा हिंदू जो देश के संविधान से प्यार करता है, जो देश के तिरंगे से प्यार करता है, जो देश की सारी जातियों और धर्मों से प्यार करता है, उसकी संख्या आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हिंदू से ज्यादा है, और वो बहन जी की तरफ आशा की उम्र से नजर से देख रहा है। बहन जी उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नारे के साथ जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो भी ले सकती है, और बहन जी दलितों का वोट भी ले सकती हैं। नवेद अभी रुकना होगा, मैं मैथिल जी के पास चलूंगा, लेकिन एक सलाह आपको भी दूंगा बिना मांगे। बाकी सारी बातें ठीक हैं, क्या थ्योरी से काम नहीं चलेगा बाबू? बहन जी से कहो प्रैक्टिकल पर उतरे, सहारनपुर से पांव पांव चलना शुरू करें, सोनभद्र तक जाएं, क्या उसके बाद फिर बहस में आइए। ठीक, सहारनपुर से चलें और सोनभद्र तक जाएं, पांव 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 पांव। ठीक, ये नहीं, रुक लो मेरी बात, ये नहीं करेंगी तो लिख लो मेरी बात, कागज है लिख लो। कुछ नहीं होना जाना, फिर दोहराता हूं, कुछ नहीं होना जाना, क्या कद कितना भी बड़ा हो। मैंने दो स्टेशन बता दिए, सहारनपुर से चलो सोनभद्र तक जाओ, कर सकते हो तो हाथ उठाओ, नहीं कर सकते हो तो आनंद लो, खीरा खाओ, मौज लो, गर्मी बहुत है, लपट छोड़ो। बहन आप नहीं, बहन जी को चलना पड़ेगा। आनंद के चले से तो नहीं होगा ना, आकाश के चले से होगा। आकाश को कौन जान रहा, कौन जान रहा? अरे आप जान सकते हो यार, आप पार्टी के कार्यकर्ता हो, जनता तो नहीं जानती आकाश कौन है। जनता केवल मायावती को जानती। पूरी बसपा में एक चेहरा जाना जाता है, वन एंड ओनली मायावती जी। वो निकलेंगी तो मजमा जुड़ेगा, वो नहीं निकलेंगी तो घर बैठो, लपट में काहे को तबीयत खराब करोगे। यही है मेरा। मैथिल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए, फिर मैं दुबे जी के पास चलूंगा। धन्यवाद। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कही थी, और वो कह रहे थे कि महिला आरक्षण के ऊपर एक और सिंगूफा छोड़ दिया, वो तो पहले ही पास था। यही परेशानी है अमिताभ जी, इसे ही कहते हैं पप्पू पना, इसी को कहते हैं पप्पू शिक्षा। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम महिला आरक्षण दोबारा पास कर रहे हैं। पहले पढ़ो उस बिल को, जो क्षेत्रीय दलों की शंका थी कि अगर नया परिसीमन जो होगा 2026 की जनगणना के ऊपर, तो
सीटों का जो अनुपात है वो कम और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए 2011 की जनगणना को आधार बनाकर 33% आरक्षण के लिए बिल लेके आए थे कि 2011 में जितनी जनगणना है उसके आधार पर पॉपुलेशन को काउंट करते हैं और सभी स्टेट्स के अंदर सीटें बढ़ाते हैं। अब इस पप्पू पार्टी के पप्पू नेता को कौन समझाए कि क्षेत्रीय दलों ने अपने पर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब 2026 के अंदर जो पॉपुलेशन आएगी उसके आधार पर बिहार, झारखंड मैं दोनों को दिखाई दे रहा है, रवि जी को भी और मैथिली जी उसके को भी। अलावा आप ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, ये जो हिंदी बेल्ट है, राजस्थान, आप राजनीतिक विश्लेषक हो गए, आप अनुपात या भाजपा लाई थी? ये जो जब बिल नहीं था तो उसका संशोधन करके हो गया। आप जो पक्षगिरी कर रहे हैं, आपने ही 2001 में फीस किया था और कहा था कि 26 का करेंगे, और इसी पप्पूगिरी में आप 2011 पे आ गए और देश को आज भी झूठ बोल रहे हैं। आप ये जो क्यों झूठ बोल रहे हैं देश पे? और 16 अप्रैल को आपने क्या किया वो बताइए। 16 अप्रैल को आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कह रहे हैं कि हम ले आए। अरे आप लाए थे क्या? आपको गौरव देना चाहिए। भाजपा बिल ले आई थी, सरकार बिल ले आई थी, और 2023 में जो हमने साइन किया था 2014 में 12वें स्थान पे थी, महोदय ने साइन किया था, वो ये था कि 2026 का 2026 का सेंसस और प्रतिमान होगा। 2011 आपके पप्पू लोग लेके आए, उस गप्पू से कहिए क्यों लेके आया? अरे गप्पू से कहिए कि जिसने 2.5 साल तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किए वो लोग क्यों किसने संसद में बुला के लाए? आपको शर्म होनी चाहिए। मैं दिलजीत देश से माफी मांगी। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश के सामने कह रहे हैं कि हम बिल लेके आए। आप माफी मांगिए देश से। अपने आगे भाजपा प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता लिखिए अपने आगे। मैं अदब से कहता हूँ, भाजपा प्रवक्ता लिखिए, मुखौटा हटाइए। आप कह रहे हैं कि हम बिल लेके आए, बिल सरकार लेके आई। आप सरकार नहीं है, आप यहाँ राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बैठे हैं। क्या 16 अप्रैल को रात में बिल पास हुआ या नहीं हुआ? बिल जो नोटिफिकेशन हुआ कि नहीं? अगर ऐसा क्यों हुआ? और वोटिंग जो हुई वो डिलिमिटेशन पे हुई कि नहीं हुई? आप बनने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद करना पड़ेगा, पूछिए उससे। आप तो सब बंद कर रहे हैं। ऐसे हैं राजनीतिक विश्लेषक की हैसियत से बात करते हैं भाजपा प्रवक्ता की। भाजपा के प्रवक्ता का मुखौटा लगाइए और उतार दीजिए। तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझे। कहां तक चलेंगे? किनारे किनारे चल रहे हैं, किनारे किनारे राज्यसभा जाने का मनसा रखते हैं और लिखते हैं राजनीतिक विश्लेषक, और झूठ को सच और सच को झूठ बनाते हैं। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, मैथिल साहब को भी रोकूंगा और रवि भाई को भी रोकूंगा। दुबे जी, बीएसपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ईंधन उपलब्ध कराती है, कच्चा माल उपलब्ध कराती है। क्या वो ऐसा कह रहे? वो कह रहे मुजफ्फरनगर दंगा इसलिए कराती है ताकि भाजपा देश भर में बढ़ सके, जीत सके। दुबे जी, गंभीर आरोप है। वो कह रहे रॉ मटेरियल आप ही सप्लाई करते हो, आप ही के गोदाम से जाता है भाजपा को। अग्निहोत्री साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के और बसपा, आप देखिए इनकी स्थिति एकदम क्लियर है। इनके नेता जो बैठे हैं बसपा के, इनको यही नहीं मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ दलितों में भी जाटव समाज की नेता रह गई है मायावती। इसके अलावा इन्हें कोई नहीं है, इनके पास कहीं कोई कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज इनके पास नहीं है। इक्के दुक्के हो जाए वो बात दूसरी है, तो वो तो सब पार्टियों हो सकता है, सबके पास रहता है वो कोई। लेकिन ये चीज अभी किसी प्रवक्ता ने बोली, वो बात सच है कि आज तक एक नेशनल लेवल पर कोई भी मुस्लिम समाज का नेता नहीं उभरा है। ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चाहे ओवैसी था अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस उनका नहीं हुआ है। चाहे बंगाल चुनाव में आप देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हुई है। ये भी एक, इसमें कहीं कोई बुराई वाली भी बात नहीं। ये चीज उनको सोचना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। दूसरा, अब हम बात करते हैं जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। आप लोग सुनिए, एक मिनट रुको, नवेद आज अभी रुकिए, अभी जी दुबे जी। दूसरी बात इन्होंने बोला कि कौन किसकी बी टीम है। वो पार्टी बात कर रही है जिसका कोई औकात नहीं है राजनीति में। आप देखिए विधानसभा में कितना सीट, 1 सीट। लोकसभा में कितना सीट, 0 सीट। राज्यसभा में कितना सीट, 0 सीट।
ओए जिसकी औकात जीरो हो गई हो और वो बड़ी बड़ी बातें इस राष्ट्रीय चैनल पे आके करे, वो शोभनीय नहीं है। थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, थोड़ा स्टेटस बढ़ाओ, तब तो ठीक है, अच्छा चलता है। लेकिन खैर, सबको अधिकार है, लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। और राष्ट्रवाणी ने बीएसपी के नेता को मौका दिया, ये अच्छी बात है, उनकी बात रखना चाहिए। लेकिन कम से कम सोचना चाहिए बोलने से पहले कि हम क्या बोल रहे। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अलग चुनाव है पूरे हिंदुस्तान में, दूसरे राज्यों के मुकाबले। यहाँ अगर इन्हें कोई रोक सकता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं, वो अगर समाजवादी खेमे में आना चाहते हैं तो हम उनका दिल से स्वागत करेंगे। ठीक। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कभी नहीं होगा कि हम उन्हें छोड़ेंगे। जी राघवेंद्र सिंह जी, आपके भाजपा को लेके बड़ा विचित्र संशय लोगों में रहता है। बसपा वाले कहते सपा भाजपा के सप्लायर है, सपा वाले कहते बीएसपी भाजपा को एम्युनिशन सप्लाई करती है क्या, और कई लोग ऐसे जो कहते हैं कांग्रेस वाले ही भाजपा के लिए रास्ता बनाते हैं, और कांग्रेस वाले ये कहा है कि ममता बनर्जी भाजपा के लिए रास्ता बनाती है, राहुल जी कहा है क्या। यार आप क्या आदमी हो। नहीं, जो कभी ओवैसी ने कही थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं लैला हूं और सारे मेरे दीवाने हैं। लैला ओ लैला ऐसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। नहीं, क्या मसला है यार। राहुल गांधी कह रहे ममता जी के साथ आपकी साठगांठ, दुबई जी कह रहे मायावती जी के साथ आपका है, मायावती जी की पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव आपके आदमी है। ये क्या बवाल है। अमिताभ जी, ये एक कहावत है जी, चलनी में दूध दुए दूसरों को दोष दें। अरे भाई, ये लोग सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए इस प्रकार की नौटंकी करते हैं। नौटंकी शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, कड़ा शब्द है थोड़ा। ये बताइए ये लोग करते क्या हैं। भाई कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में सरकार में रही, देश में भी सरकार में रही, विभिन्न पार्टियां सरकार में रही, केजरीवाल भी सरकार में रहे, ममता जी भी सरकार में रही। ये लोग ममता जी, चलिए ममता जी में बात करते, 15 साल ममता जी रही। मैंने देखा केजरीवाल को भी लोग आपका और आरएसएस का दोनों का बताते हैं, मतलब कोई विपक्ष में पार्टी आपने छोड़ी नहीं, सबके माथे पे ठप्पा लगा दिया। भाई देखिए, ये लोग अपनी कमियां भाई अपनी उपलब्धियां बताना चाहिए इनको। अभी हमारे 3 मित्र बैठे हुए हैं, ये लोग जो है चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, किसी न किसी रूप में केंद्र में भी सरकार में रही है, प्रदेश में भी सरकार में रही है। इतनी देर हो गई, इन्होंने कभी अपनी उपलब्धियां बताने का काम नहीं किया। लगभग आधा घंटे पौन घंटे हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये करती है, वो रेल बनाया, गेल बनाया, सेल बनाया, डीआरडीओ बनाया, आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, डैम बनाया, इसरो बता रहा हूँ आपकी आईआईटी बता रहा हूँ, अभी आपकी आईआईटी बता रहा हूँ, आरटीआई दिया, आरटीई दिया, आपने क्या दिया बताइए। बता रहे चलिए इसी से बात शुरू करते हैं। रवि जी शांत रहिए, इसी से बात शुरू करते हैं। इसरो बनाया, अभी इसी से बात बनाया, आपने क्या बनाया जानते हैं? आपने कुछ तो बता दो क्या बनाया। इसी से बात शुरू करें। मनमोहन सुन लीजिए, उन्होंने राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, देश को वहां पहुंचा दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। आपने क्या दिया? सामान्य जनता के अधिकारों को दिया। आप लोगों ने देश को पहुंचा दिया था, सोना गिरवी रखा गया था। आप लोग जो लोग थे जो कहते थे देश के संसाधनों में पहला आपको तो बता दीजिए, मैंने बताया। आप लोग वो लोग हैं जो लोगों को पाकिस्तान भेजा करते थे, राघवेंद्र भाई चुनाव बता दो तो रवि जी शांत हो रहे हैं। रवि जी चलिए बातों पे बात हो रही है। उस मंदिर में रवि जी 2014 में ठीक, अभी रुकना होगा। राघवेंद्र जी रुकिए भाई, रवि जी रुकिए, समय कम है। एक कांग्रेस की एक दिक्कत और भी है। अभी अंत में रवि भाई बोल गए उत्तेजना में कि अयोध्या के जो 3 गुंबद थे उसके बीच वाले मध्य गुंबद में मूर्ति तो हमने रखवाई। रवि जी ने अपने दिल की बात कही, वो धार्मिक आदमी है, हनुमान जी महाराज का टीका भी लगाए हैं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। लेकिन वो ये भूल गए कि वो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी के सिपाही हैं। हमको याद है
कि नेहरू जी ने गोविंद बल्लभ पंत को कितना प्रेशराइज किया था। मैं पूरी कहानी बता दूं, मुझे गूगल की जरूरत थोड़ी ना, मेरे तो यहां कंठस्थ है। पंत, गोविंद बल्लभ पंत के हाथ पांव फूल गए और नेहरू जी मानने को तैयार नहीं। उनने कहा, गोविंद बल्लभ पंत ने कि भाई मेरी बात नहीं मान रहा कलेक्टर, और फैजाबाद में कलेक्टर थे के नायर, सुशीला नायर के पति। तो के नायर, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद बात करूंगा कलेक्टर से, और उन्होंने अंग्रेजी में कलेक्टर को हड़काया। अच्छा, ये भी केरल के थे, ये उनसे ज्यादा अंग्रेजी बोले। इन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं मूर्ति नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, आप मुझे हटा दीजिए। नेहरू जी ने फोन पटक दिया। इसलिए ये क्रेडिट न लो कि हमने मूर्ति रखवाई, हमने ताला खुलवाया। आप में कोई भी गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गया, ₹1.25 का बताशा लेके भी आज तक नहीं गया। बाबर के मकबरे पर लोग जा सकते हैं, रामलला के यहां एक देसी घी का दीपक जलाने नहीं जा सकते। फिर आप क्रेडिट लेना चाहते हो यार मंदिर का, कैसे मिल जाएगा क्रेडिट? ये घोर माठा ना करो महाराज, ये घोर माठा ना करो। आपने शाहबानो केस मौलानाओं के दबाव में पलट दिया फैसला सुप्रीम कोर्ट का। फिर उसके ताप को बैलेंस करने के लिए आपके विद्वान सलाहकारों ने सलाह दे दी राजीव जी के। उस समय के मैंने पूछा था, उस समय के एक, अब वो तो रही नहीं, अल्लाह जन्नत बख्शे उनको, रवि भाई समझ जाएंगे मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया। अब वो रही नहीं, वो उस वक्त थी उस सिस्टम में। मैंने पूछा कि कैसे हुआ था, तो उन्होंने 5 लोगों के नाम बताए। बोले इन्हीं 5 मूर्खों ने राजीव को सलाह दी थी कि इस हाथ में, इस जेब में मुसलमान रख लो, इसमें हिंदू रख लो, 500 साल तक राज करोगे। क्या उन्हें 1 मिनट में राजीव गांधी को फार्मूला दे दिया? बोले अच्छा, शाहबानो डन, मंदिर डन, ओके फाइन। ना मुसलमान आया कांग्रेस के पास, ना हिंदू आया। इंदिरा जी की मृत्यु 89 के बाद से तो कांग्रेस ने 272 का मुंह ही नहीं देखा ना रवि प्रताप जी। तो कोई तो कमी होगी यार, ये तो मानो कोई तो कमी होगी। मैं ऐसा कैसे मान लूं कि लगातार शरीर से वजन गिरता जा रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, सारे विटामिन ठीक है। अरे सारे विटामिन ठीक है चाचा, तो शरीर क्यों गिर रहा है? ये प्रश्न है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जो रवि भाई ने कहा था कि सनातन हिंदू एकता अगर हो रही है राजनीति में, वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि जब सत्ता निरंकुश हो जाए, राजनेता बदचलनी करने लगे, इस देश के बहुसंख्यक समाज को, उसके मान बिंदुओं को द्वयम दर्जे का घोषित करने लगे अपने आचरण से, तो उन पर नकेल लगाई जा सके, इसके लिए हिंदू एकता हो रही। दुबे जी आप भी समझ लो, क्योंकि आपकी पार्टी भी कई बार विचलन करती है, उसमें भी ज्यादा करंट रहता है। क्या कांग्रेस के हाल से सीखिए, नहीं तो सत्ता सुंदरी की मुंह दिखाई नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ममता बनर्जी की हार ये बताती है बहुत लाउडली, उनसे ज्यादा आप मुस्लिम का काम कर राहुल गांधी कर लेंगे नहीं ना। और अखिलेश यादव भी उर्दू तो नहीं बोल पाएंगे, उर्दू तो नहीं आती उनको। क्या ममता जी को तो कलमा भी आता, अखिलेश यादव को तो नहीं आता कलमा। दुबे जी वो तो मंच पर कलमा पढ़ लेती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है पूरा, उनसे आगे तो नहीं निकल पाओगे। जब वही 80 पे अटक गई तो क्या करोगे? विषय ये नहीं है, विषय ये है कि अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बनेगा। जब सत्ताएं इसकी जिद करने लगे, नेता इसकी जिद करने लगे, तो हिंदू को एकजुट होना पड़ता है रवि भाई। जब दुर्गा मंदिर बंद कर दिया जाता है सत्ता के बल का प्रयोग करके, तो हिंदू को एकजुट होना पड़ता है। जब अयोध्या, मथुरा और काशी में भारत के मानबिंदु ढा दिए जाएं और उन पर मस्जिदें बना दी जाएं और उसके लिए कोई बोलने को तैयार नहीं हो, तो हिंदू एकता करनी होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया है ये, नथिंग एल्स। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी रोज, अंदर
का मामला नहीं, बाहर दीवार में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा थी। मुलायम सिंह जी ने एक बार लखनऊ से टेलीफोन बिना लिखा पढ़ी के ओरल ऑर्डर पर बंद करा दी पूजा। तो योगी जी आए, फिर बाद में मुकदमा हुआ, सब छानबीन हुई तो पता लगा जी आदेश तो कहीं आया ही नहीं था, टेलीफोन आया था, बोले बंद करो ये। जब ऐसे काम करोगे भाई मेरे तो समस्या होगी, इसमें बुरा ना मानो, और नुकसान हो सकता है, आगे संभावनाएं खुली हुई हैं। आखिरी बात कहता हूं, मुलायम जब अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही थी लखनऊ से सपा के टिकट पर, दुबे जी, तो मुलायम सिंह जी गए थे उनके प्रचार में, तो उन्होंने मालूम क्या कहा था, मंच से माइक पर, कान में नहीं, हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई अयोध्या। बताओ, मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, और मुसलमानों को तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हमने गोली चलवाई उनके लिए। जब आप ऐसा कहोगे तो हिंदू आपके साथ कैसे जुड़ेगा, और क्यों जुड़ेगा भाई मेरे, क्यों जुड़े और कैसे जुड़े? हिंदुओं को कोई खतरा नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम जानते हैं। बड़े बड़े अत्याचारी आए, कुछ नहीं कर पाए। जो राम मंदिर तोड़कर गए थे वो समरकंद में गधे चरा रहे, और हमने रामलला को फिर दिव्य रूप से विभूषित कर दिया। आकाश को छूता हुआ ध्वज है अयोध्या के मंदिर के शिखर पर। हिंदू कहां जाएगा, हिंदू कहीं नहीं जाएगा। ये ईरान नहीं है कि 200 साल में देश ही बदल गया, ना 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 ना, ये भारत है, भारत ही रहेगा, ये ईरान नहीं बनेगा कभी। इसलिए वो कोई खतरा नहीं। हां, सत्ता के पांव जब जब डगमगाएंगे वो कुछ खेल करने की कोशिश करेगी, न्याय के रास्ते से भटकेगी, बहुसंख्यकों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगी रवि भाई, तो हिंदू एकता चुनाव के जरिए, ईवीएम के जरिए हस्तक्षेप करेगी। यही इन चुनावों का फलितार्थ है, यही इनका निहितार्थ है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।